नमस्ते, मेरा नाम दामिनी साहू है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिंदा नवागढ़। हम लोग गौरव गरियाबंद के अंतर्गत चलाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लास में है। मैं आप लोग को अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगी। अर्थशास्त्र में पूर्ति। तो पूर्ति क्या होता है? जब एक विक्रेता बाजार में किसी वस्तु को बेचने के लिए ले जाता है तो वो उस वस्तु की क्या कहलाएगी? पूर्ति कहलाएगी। तो इसमें क्या दिया है? पूर्ति। पूर्ति क्या होता है? अर्थशास्त्र में पूर्ति शब्द का अर्थ किसी वस्तु की उस मात्रा से लगाया जाता है जिसे कोई विक्रेता एक निश्चित समय तथा एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। मतलब पूर्ति के लिए क्या चाहिए? एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत का होना आवश्यक है। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। यदि यह कहा जाए कि बाजार में गेहूं की पूर्ति 1000 क्विंटल की है तो यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि इसमें समय भी नहीं बताया गया है और क्योंकि इसमें समय और कीमत का कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि इसमें गेहूं की कीमत एवं समय का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, किंतु यदि इसी बात को इस प्रकार कहा जाए कि आज बाजार में 250 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर 1000 क्विंटल गेहूं की पूर्ति है, तो यह कथन क्या है? ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर समय और कीमत दोनों का मेंशन हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ति बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या बोलता है? पूर्ति का नियम मांग के नियम के विपरीत है। अब मांग का नियम क्या बोलता है? जब हमारी वस्तु की कीमत क्या रहती है? अधिक रहती है, तब हम उस वस्तु की मांग क्या करते हैं? कम करते हैं। जैसे कि कीमत अधिक होगी तो हम लोग मांग क्या करेंगे? कम करेंगे। और कीमत कम होगी तो हम लोग मांग क्या करेंगे? अधिक करेंगे। ऐसे करते हैं ना, बाजार में जाते हैं तो सब्जी लेते हैं, तो जहां पे जिस वस्तु की कीमत अधिक रहती है वहां पे हम लोग नहीं खरीदते, जहां पे सस्ती होती है वहां पे हम लोग खरीदते हैं। तो ये मांग के नियम के विपरीत कौन सा है? पूर्ति का नियम। तो पूर्ति का नियम क्या कहता है? जब हमारी कीमत क्या होगी? अधिक होगी, तब हमारी पूर्ति भी क्या होगी? अधिक होगी। पूर्ति मतलब क्या है? एक उत्पादक से लिया जाएगा। एक उत्पादक अपना सामान कब उत्पादन करना चाहेगा? जब बाजार में उसकी रेट क्या होगी? अधिक होगी। अगर उसकी कीमत कम होगी तो वो उस चीज का उत्पादन नहीं करेगा। अगर वो उस चीज का उत्पादन करेगा तो उसको क्या हो जाएगा? लॉस होगा। तो जिस बाजार में जिस चीज की कीमत अधिक होगी उसी की पूर्ति उत्पादक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर कीमत कम है तो हमारी पूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब मांग के नियम में मांग और कीमत में कैसा संबंध होता है भाई? ऋणात्मक संबंध होता है। और पूर्ति और कीमत में कैसा संबंध होता है? धनात्मक। कैसा संबंध होता है? धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पूर्ति का नियम मांग के नियम के विपरीत है। जब कभी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब उस वस्तु की पूर्ति को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। और कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको एक तालिका के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एक तालिका दी हुई है।
तो यहाँ पे पूर्ति के नियम को एक काल्पनिक तालिका की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है बोल रहे हैं। तो तालिका दिया है, यहाँ पे प्रति इकाई कीमत दी हुई है और यहाँ पे क्या दिया है, पूर्ति की मात्रा। अब हमारे पास क्या है, प्रति इकाई एक वस्तु की कीमत कितनी है, 1 रुपए है, तब हम उसकी पूर्ति कितना करते हैं, 10 रुपए 10 करते हैं। और अगर उस वस्तु की कीमत बढ़ाकर हम लोग कितना कर दिए, 2, तो उसकी पूर्ति को भी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हमारी कीमत बढ़ती है हमारी पूर्ति भी क्या होती है, बढ़ती है। अब प्रति इकाई कीमत कितना कर दिए, 3, तो हमारी पूर्ति भी बढ़ के कितनी हो गई, 20 इकाई। अब कीमत कितना है, 4, तो पूर्ति की इकाई कितना हो गया, 25। कीमत बढ़ के कितना हो गया, 5, तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ के कितनी हो गई, 30। तो जैसे जैसे हमारी कीमत में वृद्धि होते जा रही है वैसे वैसे हमारी पूर्ति में भी क्या होते जा रही है, वृद्धि होते जा रही है। ठीक है, अब इसी को हम लोग देखते हैं। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जो जो वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है त्यों तो विक्रेता के द्वारा वस्तु की पूर्ति को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। जब वस्तु की कीमत सबसे कम 1 रुपए प्रति इकाई है तब वस्तु की पूर्ति सबसे कम 10 इकाई है। हम लोग तालिका में देखे थे, जब हमारी प्रति इकाई कीमत कितनी थी, 1, तब हम उसकी पूर्ति कितना कर रहे थे, 10 इकाई कर रहे थे। अब हमारे लेकिन जैसे ही कीमत बढ़कर 5 रुपए प्रति इकाई हो जाती है त्यों ही वस्तु की पूर्ति बढ़कर कितनी हो जाती है, 30 इकाई हो जाती है। ठीक है, अब इसी को हम लोग ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ठीक है, ग्राफ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ग्राफ में समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा x और इधर क्या हो जाएगा y, यहाँ पे 0। कीमत को हम लोग किधर लिखते हैं, ऊपर में, और इधर क्या लिखेंगे, मात्रा। ठीक है, इधर क्या रहेगा, मात्रा। अब यहाँ पे तालिका में जैसे देखे थे वैसे ही क्या रहेगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे कितना हो गया, 10 15 20 25 और 30। तो यहाँ पे देखो हमारी वस्तु की कीमत कितनी है, मात्रा मतलब क्या हो जाएगा, इधर पूर्ति। ठीक है, वस्तु की कीमत कितना है, 1, तब हम उसकी पूर्ति कितना कर रहे हैं, 10 इकाई। ठीक है, और वस्तु की कीमत बढ़कर कितनी हो गई, 2 हो गई, तब हम उसकी पूर्ति कितना कर रहे हैं, 15 इकाई। ठीक है, वस्तु की कीमत बढ़कर कितनी हो गई, 3, तब उसकी पूर्ति हम लोग कितना करते हैं, 20 इकाई। मतलब जैसे जैसे हमारी कीमत में वृद्धि होते जा रही है वैसे वैसे हम पूर्ति की मात्रा को भी क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, वस्तु की कीमत बढ़ के 4 हो गई तो हम उसकी पूर्ति को कितना कर दिए, बढ़ाकर 25, और वस्तु की कीमत 5 रुपए हो गई तो उसकी पूर्ति बढ़कर कितनी हो गई, 30 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ति वक्र कैसे बन जाएगा, ऐसे कोने कोने को मिलाओगे तो सीधी रेखा होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र हमेशा धनात्मक होता है इसलिए ये नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ है। ठीक है, इसलिए कीमत और पूर्ति में कैसे संबंध होता है, धनात्मक संबंध। अगर हम कीमत को जैसे 30 इकाई के बाद हम लोग कितना 5 इकाई है, 5 रुपए कीमत है, उसके बाद हम लोग अगर 4 रुपए कर देते हैं कीमत तो हमारी पूर्ति घट के कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अगर 3 रुपए कर देते हैं तो पूर्ति घट के कितनी हो जाएगी, 20 इकाई हो जाएगी। अगर उस कीमत को घटाकर हम लोग कितना कर दिए, 2 कर दिए तो पूर्ति घटकर कितनी हो जाएगी, 15। कीमत हमारी 1 है तो पूर्ति घट के कितनी हो जाएगी, 10। मतलब जैसे जैसे हमारी कीमत में कीमत जैसे घटते जाता है वैसे हमारी पूर्ति भी घटते जाती है, और कीमत में वृद्धि होते जाएगी तो हमारी पूर्ति भी क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कीमत और पूर्ति में क्या है, धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, अब इसको
रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण। प्रस्तुत रेखा चित्र में OX आधार रेखा पर वस्तु की मात्रा तथा OY लंब रेखा पर वस्तु की कीमत को दिखाया गया है। देखो यहाँ पे क्या है, OX आधार रेखा पर किसको दिखाया गया है, वस्तु की पूर्ति को, और OY लंब रेखा पर किसको दिखाया गया है, कीमत को दिखाया गया है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, SS क्या है, हो जाएगा, ये पूर्ति वक्र हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूर्ति वक्र। SS क्या हो जाएगा, पूर्ति। पूर्ति मतलब क्या होता है, पूर्ति सप्लाई, इसलिए इसमें क्या लिखा जाता है, SS पूर्ति वक्र। ठीक है, अब यहाँ पे SS पूर्ति रेखा है जो यह बताती है कि कीमत के बढ़ने के साथ साथ पूर्ति रेखा A बिंदु से A, B, C, D, E आदि बिंदुओं की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो इसको हम लोग A, B, C, D, E, ये थोड़ा सा मेरे टेढ़ा बन गया है लेकिन ये सीधी जाएगी आपकी रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, A, B, C, D, E की ओर बढ़ता हुआ है, इसलिए क्या है, धनात्मक है। ठीक है, अतः पूर्ति वक्र कीमत तथा पूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध को प्रदर्शित करता है और इसके विपरीत कीमत के गिरने के साथ साथ SS पूर्ति वक्र E बिंदु से D, C, B व A बिंदु की ओर सिमटती है। अब अगर कीमत में कमी होती जाएगी तो किधर जाती जाएगी, E, D, E, B, A, तो वो घटती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ति का ये नियम है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पूर्ति का, पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेखा चित्र द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। अभी पूर्ति का नियम है, आप लोग के प्री बोर्ड में पूछा गया था, तो ये पूर्ति का नियम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखो, मांग स्थिर रहने पर पूर्ति में परिवर्तन का मूल्य पर प्रभाव पड़ना आवश्यक है। पूर्ति परिवर्तन की क्या हो सकती, दो स्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति कौन सी हो सकती है, पहली पूर्ति में वृद्धि का क्या है, प्रभाव। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, पूर्ति में वृद्धि का प्रभाव कैसे होगा, यदि किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है तो उसका पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकेगा। ठीक है, पूर्ति वृद्धि का आशय, जैसे देखो यहाँ पे देखो, इधर क्या दिया है, मूल्य दिया है और इधर मात्रा दिया है। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, x 0 और y इधर क्या हो जाएगा, कीमत, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मात्रा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, मांग वक्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूर्ति वक्र। ठीक है, मांग वक्र को कैसे लिखेंगे, dd से प्रदर्शित करेंगे और इसको SS से। ठीक है, अब हमारा पूर्ति वक्र में जब वृद्धि होता है तो वो लाइन किधर खिसकेगा, इधर, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, E मतलब क्या हो जाएगा, ये संतुलन बिंदु कहलाएगा। जहां पे मांग और पूर्ति बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, मांग और पूर्ति जहां पे बराबर होती है उसको कौन सी बिंदु बोलते हैं, संतुलन बिंदु। उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, तो यहाँ पे इधर हमारा क्या हो जाएगा, कीमत, और इधर क्या हो जाएगा, मात्रा का क्वांटिटी, इधर प्राइस। ठीक है, अब हमारा हम लोग पूर्ति में हम लोग क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए, S1। ठीक है, तो हमारा क्या बोलते हैं, कीमत और मात्रा में कैसे प्रभाव पड़ रहा है, देखो नया संतुलन बिंदु कहां पर आ जाएगा, यहां पर। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Q1 और ये क्या हो जाएगा P1। तो हम किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करते हैं तो हमारी कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और हमारी जो मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि आप लोग बाजार में देखे होंगे, अभी टमाटर क्या है, क्वांटिटी उसकी बढ़ गई है तो उसका प्राइस भी कम है ना, 10 रुपए किलो में मिल रहा है। तो वही चीज है, जैसे जैसे हम वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करते हैं तो हमारी कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, रेखा चित्र के आधार पर डी मांग रेखा और एस पूर्ति वक्र के मध्य ई बिंदु संतुलन बिंदु है। इस आधार पर क्या है, ओ क्यू वस्तु की मात्रा का क्या कर रहा है, ओ क्यू वस्तु का मात्रा को निर्धारित कर रहा है। ठीक है, अब पूर्ति में वृद्धि के कारण पूर्ति वक्र दाई ओर खिसक कर S1 हो गई। देखिए दाई ओर खिसक कर S1 हो गई। ठीक है, इस नए S1 वक्र डी मांग वक्र का E1 संतुलन बिंदु है। अतः मात्रा बढ़कर कितना हो गया, Q से Q1 हो गया, और इसको हम लोग नया संतुलन बिंदु क्या दे देते हैं, E1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसके बाद दिया है आप लोग का पूर्ति में कमी का प्रभाव। जब पूर्ति में कमी होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, पूर्ति में कमी का प्रभाव क्या होगा। जैसे यदि किसी वस्तु की पूर्ति कम होती है तो इसका आशय यह है कि उसके उत्पादक एवं विक्रेता वस्तु के निश्चित मूल्य पर उसकी कम मात्रा ही क्या करते हैं, उत्पादित करने एवं विक्रय को तैयार होंगे। मतलब यहाँ पे देखो ग्राफ है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है x और y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ये मांग वक्र, और ये क्या हो जाएगा पूर्ति वक्र। अब पूर्ति में वृद्धि इधर हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमी ऊपर की हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा S1। ये हमारा संतुलन बिंदु था पहला वाला, तो ये प्राइस, और ये क्या हो जाएगा क्वांटिटी। अब हमारा नया संतुलन बिंदु कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 और ये क्या हो जाएगा P1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेखा चित्र के द्वारा डी रेखा मांग रेखा तथा SS रेखा पूर्ति रेखा है। डी क्या है, मांग रेखा है, और SS क्या है, पूर्ति रेखा है। ठीक है, ये बिंदु संतुलन बिंदु है। यदि पूर्ति में कमी होती है तो पूर्ति रेखा बाईं ओर खिसक कर S1 हो जाती है। ठीक है, अगर पूर्ति में हम लोग कमी करते हैं तो पूर्ति रेखा किधर खिसक जाती है, बाईं ओर खिसक जाती है। ठीक है, तो हमारा नया संतुलन बिंदु कौन सा मिल गया यहाँ पर, E1। ठीक है, और नई संतुलन बिंदु E1 प्राप्त होता है, अतः संतुलन मूल्य बढ़कर OP1 हो जाती है, अतः संतुलन मात्रा घटकर OQ1 हो जाती है। ठीक है, अब हमारी मात्रा क्या हो गई, यहाँ पर घट रही है और कीमत क्या हो गई, बढ़ रही है। जैसे कि हमारा अभी बाजार में देखोगे तो कटहल अभी आ रहा है, तो उसकी मात्रा क्या है, क्वांटिटी कम है और उसका रेट क्या है, ज्यादा है, तो ये पूर्ति में कमी का प्रभाव का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं पूर्ति के निर्धारक। पूर्ति को निर्धारित या प्रभावित करने वाले घटक निम्नलिखित है। पहला, वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत किसको प्रभावित करता है, पूर्ति को निर्धारित करता है। ठीक है, तो किसी वस्तु की पूर्ति तथा कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है। सामान्य
दशाओं में कीमत बढ़ने से वस्तु की पूर्ति भी क्या होती है, बढ़ती है। हमारी कीमत बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, पूर्ति भी बढ़ता है, ठीक है। और कीमत कम होने पर क्या हो जाता है, पूर्ति भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी वस्तु की पूर्ति तथा कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है। सामान्य दशाओं में कीमत बढ़ने से वस्तु की पूर्ति बढ़ती है तथा कीमत कम होने से वस्तु की पूर्ति क्या हो जाती है, घटती है। तो ये हम लोग का ये क्या है, वस्तु की कीमत तो किसको निर्धारित करता है, पूर्ति को, ठीक है। उत्पत्ति के साधनों की कीमत, उत्पत्ति के साधनों की कीमत भी क्या करता है, पूर्ति को निर्धारित करता है। उत्पत्ति के साधनों की कीमत बढ़ने पर उत्पादन लागत क्या हो जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उत्पादकों का लाभ क्या होता है, घटता है। अब उत्पादन लागत, हम किसी चीज का उत्पादन करेंगे तो उसमें हम जो भी खाद वगैरह यूज करेंगे, भूमि यूज करेंगे, पूंजी, तो उसकी कीमत क्या होगी, ज्यादा होगी। उत्पादन लागत हमको ज्यादा होगा तो हमको उतना बेनिफिट, प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्पादन लागत में वृद्धि होने पर उत्पादकों का लाभ घटता है और वे उत्पादन कम कर देते हैं, ठीक है। अब उत्पादक को जब किसी चीज का उत्पादन करेगा वो तो उसको हानि होगी, तो उस चीज का उत्पादन नहीं करना चाहेगा, ठीक है। इसके विपरीत उत्पत्ति साधनों की कीमत में कमी उत्पादन लागत में कमी करके पूर्ति में वृद्धि करती है। अगर हमारी लागत, किसी चीज का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं और उसकी लागत कम है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी पूर्ति क्या होगी, अधिक होगी। कौन उत्पादक होगा वो अधिक उसकी पूर्ति करना चाहेगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तकनीकी स्तर। तकनीकी स्तर पूर्ति को कैसे निर्धारित करता है, तकनीकी स्तर में परिवर्तन से नवीन एवं कम लागत वाली उत्पादन तकनीकों का आविष्कार होता है, जिससे उत्पादन लागत में कमी तथा वस्तु की पूर्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके विपरीत स्थिति में पूर्ति में कमी आती है। अब देखो तकनीकी स्तर, जैसे कि हम पहले क्या होता था, एक किसान था, ठीक है, एक किसान है वो धान का उत्पादन करता था, तो वहां पे वो जो बनिहाल ले जाके धान की कटाई करते थे, ठीक है। अभी क्या आ गया है, तकनीकी स्तर में हमारी परिवर्तन होने से हार्वेस्टर आ गया है, ट्रैक्टर आ गया है, तो हार्वेस्टर से कटिंग करवा के वहीं पर धान निकल जाता है और ट्रैक्टर में भरा के क्या आ जाता है, घर तक आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, तकनीकी स्तर में सुधार, आविष्कार होने से उत्पादन लागत क्या होती है, कमी होती है। और तकनीकी स्तर में नवीन आविष्कार नहीं होगा तो उत्पादन लागत कम आएगी, ठीक है। फर्मों की संख्या, फोर्थ पॉइंट क्या है, फर्मों की संख्या। अब यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु की बाजार पूर्ति फर्मों की संख्या पर भी निर्भर करती है। फर्मों की संख्या अधिक होने पर पूर्ति क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि बहुत सारे फर्म होंगे तो उसका उत्पादन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके विपरीत फर्मों की संख्या कम होने पर पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना अधिक फर्म होगा उतना ज्यादा किसी चीज का, वस्तु का क्या होगा, पूर्ति होगा, ठीक है। भविष्य में संभावित कीमत। अब यदि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना हो तो वर्तमान में पूर्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। इसके विपरीत यदि भविष्य में कीमत घटने की संभावना हो तो वर्तमान में पूर्ति को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। अब जैसे व्यापारी लोग को पता चल जाता है कि भविष्य में आलू प्याज की कीमत क्या है, बढ़ने वाली है, तो उन लोग क्या करते हैं, एक स्टोर रूम होता है, वहां पे उन लोग आलू प्याज को स्टोर करके रख देते हैं। जब उसकी कीमत में वृद्धि होती है तो उसको क्या करते हैं, उन लोग बेचते हैं। क्यों, क्योंकि उसको ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो करके, ठीक है। अब यहाँ पे सरकारी नीति है। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होने के फलस्वरूप सामान्यतः पूर्ति क्या होती है, कम होती है, ठीक है। क्योंकि सरकार क्या करेगी, जो भी अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जैसे कोई फर्म किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो सरकार को उन लोग क्या देते हैं, उत्पाद टैक्स देते हैं। तो उत्पाद टैक्स ज्यादा लगता है तो पूर्ति कम होती है। इसके विपरीत अनुदानों के कारण पूर्ति में वृद्धि होती है। अगर टैक्स कम है तो पूर्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि उत्पादक अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि टैक्स भी क्या है,
कम है, इसलिए उन लोग प्रोत्साहित होते हैं। तो ये क्या ये आपके पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व है। ये जितने टॉपिक हैं ये आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पूर्ति की लोच की श्रेणियां। अब देखो पूर्ति की लोच की श्रेणियां क्या है। वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने से सभी वस्तुओं की पूर्ति में एक समान दर से परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है तो पूर्ति में भी क्या हो, उतना ही परिवर्तन हो, तो समान दर से परिवर्तन नहीं होता है। कुछ वस्तुओं की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने से उसकी पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो कुछ वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का उनकी पूर्ति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, अतः पूर्ति की लोच अधिक एवं कम हो सकती है, ठीक है। तो पूर्ति की लोच की कितनी श्रेणियां हैं, 5 श्रेणियां हैं। पहला क्या है, पूर्णतः लोचदार पूर्ति। तो इसमें क्या होता है, पूर्णतः लोचदार पूर्ति में जब कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी अथवा अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, तब वस्तु की पूर्ति लोच पूर्णतः लोचदार होगी, ठीक है। तो इसमें पूर्णतः लोचदार कब होगी, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे ये है आपका, इधर क्या हो जाएगा x और y और ये 0, ठीक है। अब वस्तु की कीमत में क्या है, थोड़ा सा ही परिवर्तन हो रहा है, तो हमारी पूर्ति में कितना परिवर्तन हो रहा है, बहुत अधिक परिवर्तन होता है, तब उसको क्या बोलते हैं, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, ठीक है। कीमत में हम लोग कितना परिवर्तन कर रहे हैं, थोड़ा सा ही परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमारी पूर्ति में क्या हो रहा है, बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्णतः लोचदार पूर्ति, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का S1 E बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। अब इसमें क्या होगा, जब किसी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, तब पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होती है, ठीक है। अब हमारी कीमत में जितना परिवर्तन होता है उससे अधिक परिवर्तन किसमें देखने को मिलता है, उसकी क्वांटिटी में, मात्रा में, तो उसको क्या बोलेंगे, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये x हो गया, ये y और ये 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा संतुलन बिंदु है। अब हमारी क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है, मान लो इतना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, और हमारी कीमत में इतना परिवर्तन हो रहा है, मतलब कीमत में परिवर्तन क्वांटिटी में परिवर्तन का क्या है, कम है, तो ये क्या हो जाएगा, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, ठीक है। इकाई लोचदार पूर्ति क्या होगा, जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ है, मतलब जितना हमारी कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही हमारी पूर्ति में भी परिवर्तन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इकाई लोचदार पूर्ति, ठीक है। तब वस्तु की पूर्ति लोचदार इकाई के बराबर होती है। मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और ये क्या हो जाएगा, y और ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना p में परिवर्तन हो रहा है, मतलब और उतना ही परिवर्तन किस में होगा, क्वांटिटी में, ठीक है। तो जितना परिवर्तन हमारा कीमत में हो रहा है उतना ही परिवर्तन किसमें हो रहा है, क्वांटिटी में, तो उसको क्या बोलेंगे, इकाई लोचदार पूर्ति, ठीक है। बेलोचदार पूर्ति अथवा इकाई से कम लोचदार पूर्ति क्या होगी,
जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तब इसे इकाई से कम लोचदार पूर्ति कहते हैं। ठीक है, मतलब कीमत में क्या हो रहा है, बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है, तो हमारा क्वांटिटी क्या है, कम परिवर्तन हो रहा है उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति अथवा इकाई से कम लोचदार पूर्ति। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये x हो गया, y 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीमत, और ये क्या हो जाएगा, पूर्ति। ये हमारी कीमत है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी कीमत में अधिक परिवर्तन हो रहा है और पूर्ति में क्या है, कम परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेलोचदार पूर्ति अथवा इकाई से कम लोचदार पूर्ति। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति क्या होगा, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब पूर्ति की लोच पूर्णतः बेलोचदार होती है। ठीक है, मतलब हमारी कीमत कितनी भी बढ़ जाए, हमारी क्वांटिटी क्या रहती है, उतनी ही रहती है, तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये x हो गया, y और ये 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, p, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। अब हमारी कीमत कितनी भी बढ़ गई, P1 P2, तो भी हमारी क्वांटिटी क्या है, उतनी ही है, तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, पूर्ति की लोच को मापने की क्या है, रीति। ठीक है, तो इसमें पूर्ति की लोच को मापने की कितनी रीतियां होती है, 2 रीतियां हैं, अनुपातिक रीति या फिर प्रतिशत रीति, और दूसरा क्या है, बिंदु रीति या फिर रेखागणितीय रीति विधि। ठीक है, अब इसमें हम लोग पहला कौन सा पढ़ेंगे, अनुपातिक रीति या फिर प्रतिशत रीति। तो अनुपातिक रीति क्या होता है, अनुपातिक रीति के अंतर्गत पूर्ति की लोच की माप करने के लिए पूर्ति में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को उसके मूल्य में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से क्या कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। तो यहाँ पे पूर्ति की लोच का फॉर्मूला क्या है, सूत्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ति की लोच बराबर क्या हो जाएगा, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, और उसके नीचे क्या हो जाएगा, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तन बटे कीमत में तन। ठीक है, अब इसी का क्या हो जाएगा, ES क्या हो जाएगा, पूर्ति की लोच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा Q बटे Q बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा P बटे P, आपका फॉर्मूला है। अब इसी को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा Q बटे Q भागित डेल्टा P बटे P, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग भाग को किसमें परिवर्तन करेंगे, गुणा में। तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा क्यू बटे क्यू गुणा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा p और ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पूर्ति की लोच का फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पे दिखा लिया है, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी बटे पी बराबर डेल्टा क्यू बटे क्यू भागी डेल्टा पी बटे पी इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा क्यू बटे क्यू इंटू पी बटे डेल्टा पी। तो ये तीनों तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ES क्या है, पूर्ति की लोच, Q क्या है, प्रारंभिक पूर्ति की मात्रा, और P क्या है, प्रारंभिक कीमत, डेल्टा Q क्या है, वस्तु की मांग में परिवर्तन, मतलब डेल्टा मतलब क्या है, उसकी कीमत में क्या हो रही है, परिवर्तन। ठीक है, डेल्टा P क्या है, कीमत में परिवर्तन। ठीक है, तो उपर्युक्त सूत्र के अनुसार पूर्ति की लोच इकाई से अधिक, इकाई के बराबर अथवा इकाई से कम हो सकती है। ठीक है, तो पहला क्या है, पूर्ति की लोच इकाई से अधिक। तो पूर्ति की लोच इकाई से अधिक कैसे होगी, जब वस्तु की पूर्ति में कीमत में होने वाले प्रतिशत की तुलना में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है तो पूर्ति की लोच क्या हो जाएगी, इकाई से अधिक हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,